हेलो स्टूडेंट, आई एम अमित कुमार मंडल। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री मेड इजी। तो आज गैस स्टेट का जो लेक्चर है वो इसका पार्ट 4 है। ठीक है, हम अगली 3 पार्ट में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ एंड उसका ग्राफिकल कंडीशन, PYQ सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उसके बाद और भी कुछ पढ़ाया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे हम जेट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक क्या 2 पार्ट बाकी रहेगा। ठीक है, जो एक है आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक और 2 पार्ट बाकी रहेगा। वो 2 पार्ट को मैं नेक्स्ट पार्ट 5 में डिवाइड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी जो चीज़ है वो किस में काम करता है? गैस मॉलिक्यूल में। ठीक है बच्चों, गैस का जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन करता है। गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है। किसके लिए? काइनेटिक थ्योरी पे। गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है काइनेटिक थ्योरी में। ठीक है बच्चों, गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है किस पे? काइनेटिक थ्योरी में। आपको समझ में आ गया है? तो चलिए अब देखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। हम किस 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 चीज़ को डील करेंगे नीड में। हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, नीड में मैं सभी पढ़ा दूंगा, वो वाला बात नहीं। बट बच्चों आपको समझना पड़ेगा नीट में क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन जहाँ से आता है, आप प्रीवियस 15 ईयर 20 ईयर क्वेश्चन पकड़ लीजिए, देखिए जहाँ से क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को हम कर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और जो जो बचा हुआ वो भी मैं करा दूंगा। बट अब देखिए, क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो हम पता कैसे चलेगा हम नीट के लिए तैयार हो रहा है क्या। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गया, स्टार्ट करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 3/2 NRT। तो एन तो नंबर ऑफ मोल है, तो 1 मोल के लिए बोला, इसलिए 1 n के वैल्यू पर 1 बैठा दिया, मेज़र कर दिया, तो 3/2 RT हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसे हम 3/2, पहले बात तो इसे बॉक्स कर लेते हैं, और इसे बच्चों हम 3/2 PV भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बोलेंगे भाई 3/2 RT, 3/2 PV कैसे आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 PV कैसे आ रहा है बच्चों? तो मैं आपको तो बोलूँगा बच्चों, देखिए PV इक्वल्स टू NRT, यही तो हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन है। क्या बच्चों, यहाँ पर हम n इक्वल्स टू 1 पकड़ेंगे, मतलब अब देखिए 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो पकड़ा हूँ, n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो n तो 1 हो जाएगा बच्चों। तो PV इक्वल्स टू RT हो जाएगा। तो RT का पोजीशन पे हम PV का बैठा ही सकते हैं। तो यही तो हम किया है यहाँ पर 3/2 PV। तो यहाँ से हम लिख क्या सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 PV। बच्चों इसे भी हम बॉक्स कर देंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मैथ करने का टाइम पर
एक काम में लगेगा। अब देख लीजिए बच्चों इसे अच्छे से। बच्चों कोई भी चीज़ बहुत इम- कोई भी चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सभी इजी है। अब धीरे धीरे समझते जाइए, सब आपको इजी लगेगा बच्चों। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ। गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है किस पर? काइनेटिक थ्योरी पे। गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है काइनेटिक थ्योरी पे। ये लाइन याद रखिए, स्टेटमेंट पर एक ये वाला क्वेश्चन आता है। गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है काइनेटिक थ्योरी पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 RT, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए। और इसे हम 3/2 PV भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ठीक है बच्चों, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ गैस, इस सब पर क्या डज नॉट डिपेंड। फॉर आइडियल गैस, देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ गैस में डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर नहीं करता? प्रेशर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। तो भाई आप पूछेंगे मुझसे जो सर अब डिपेंड किस पर कहता है, तो देख लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एवरेज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या बच्चों आप देखें, जब क्वेश्चन पूछ सकता है किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं कर सकता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेशर, वॉल्यूम, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए वो डिपेंड, आइडियल गैस में वो डिपेंड करता है किस पर? काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कुछ रिलेशन देख लेते हैं। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 nRT फॉर n मोल ऑफ गैस। देखिए बच्चों, ठीक है, फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ, हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस लिखा था, इसलिए n को वैनिश कर दिया था और 3/2 RT लिखे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज काइनेटिक इक्वल्स टू 3/2 nRT। ठीक है बच्चों, तो आप देख लीजिए, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं, ये जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, ये 1 मोल के लिए तो 3/2 RT है ना बच्चों, 3/2 RT है ना। तो इस 3/2 RT में हम जब नीचे जब Na को लिखेंगे, ठीक है, Na क्या है बच्चों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। Na है एवोगाड्रो नंबर, जिस एवोगाड्रो नंबर को हम, एवोगाड्रो नंबर का एक वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, ये जो वैल्यू है, तो ये 1 मोल के लिए है। ठीक है बच्चों, तो Na इक्वल्स टू 3/2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Na पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम Na से फैक्टर कर सकते हैं, Na इक्वल्स टू 3/2 RT। ठीक
ठीक है। तो Na को अब इधर आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है वो 3/2 RT Na हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये 3/2 RT Na, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ ठीक से, उसके बाद आपको समझाता हूँ। RNA T, ठीक है बच्चों। तो ए RY जो Na है ना, इस RY Na को क्या लिखते हैं हम? इस RY Na को हम लिखते हैं, तो 3/2 जो RT है उस 3/2 kBT, ऐसा एक वैल्यू आता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज के लिए, ठीक है बच्चों। अब बोलेंगे भैया ये केबी कौन है? बच्चों मैं आपको बोलूंगा एक केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अब बोलेंगे भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? बच्चों एक इजी वाला बात है, 8.314 आर का वैल्यू, और एन का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसका वैल्यू है। और इसका यूनिट आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका यूनिट भी बोल देता हूँ, जूल के इनवर्स। और जूल के इनवर्स और इसके लिए आएगा मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसका यूनिट है। तो बच्चों देख लीजिए एक बार, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड फॉर आइडियल गैस। और किस पर डिपेंड करता है? आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जब n नंबर ऑफ मोल गैस पर, नंबर ऑफ n मोल ऑफ गैस पर जब लिखते हैं हम उसे 3/2 nRT करते हैं। और n का वैल्यू जब 1 होता है तब हम करते हैं 3/2 RT, ठीक है। तो हम जब एवोगाड्रो नंबर को जब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तब 3/2 RT/Na आएगा। तो R/Na को हम क्या लिख सकते हैं? R/Na को हम क्या लिख सकते हैं? KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3/2 R/Na इंटू T। तो इधर से क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kV इंटू T। इसका नाम ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू ए आता है, ठीक है, और इसका यूनिट ए आता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, अब देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन करा जाता है। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ अ गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इंडिकेट्स दैट। ये CBSE IPMT 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या दे रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं चार्ल्स लॉ पढ़ने के टाइम बोला था आपको, मैं फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन के बगैर बोल देता हूँ एक बार। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तब कॉलिजन इंक्रीज करेगा। जब कॉलिजन इंक्रीज करेगा तब प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये वाला चीज़ मैं चार्ल्स लॉ पढ़ाने के टाइम आपको बोला था। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा कॉलिजन इंक्रीज करेगा, कॉलिजन इंक्रीज करेगा जब, तब प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये जब डिक्रीज भी करेगा तो डिक्रीज भी करेगा। इसके मतलब ये तो सारे कांस्टेंट वैल्यू है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, कॉलिजन भी कांस्टेंट है, इसके लिए प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, कॉलिजन भी सेम रहेगा, ठीक है। ये बात पकड़ लीजिए आप। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज। तो यहाँ पर बोलता टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऐसा बोलता तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है ये बोलता तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता, ये रॉन्ग राइट होता। तो ये वाला तो रॉन्ग है। अब देखते प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज।
तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है, तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज टेम्परेचर बोलता तो प्रेशर इंक्रीज रहता, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज, मतलब सब कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो यहाँ पर इंक्रीज बोलता तो प्रेशर इंक्रीज करता। यहाँ पर राइट होता कब प्रेशर सेम है, ये कहता तो राइट होता, तो ये भी रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन द सेम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन द सेम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ए भी वैल्यू सेम है, तो ए राइट है। तो मुझे यही आंसर होगा। तो डी को भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंक्रीज। पहले बात तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो इंक्रीज बोला है, तो ए वाला भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए है, ऑप्शन सी राइट। क्या लिख रहा हूँ, छोड़िए, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO एंड N2 मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर बोल रहा है सेम टेम्परेचर, इसको आप फॉलो कीजिए। CBSE IPMT 2000 में ये क्वेश्चन आया था। तो 4 ऑप्शन दिया है, काइनेटिक एनर्जी CO लेस देन काइनेटिक एनर्जी N2, काइनेटिक एनर्जी CO ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी N2, काइनेटिक एनर्जी CO इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी N2, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड अनलेस वॉल्यूम ऑफ द गैसेज आर गिवन। तो अब कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है। कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम मतलब कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब सेम रहेगा, अभी अभी तो हम परे है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहता है एंड नंबर ऑफ मोल भी सेम रहता है, ठीक है। टेम्परेचर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगा, मोल भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं होगा, इक्वल वाला साइन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। सेम है ना काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, अब देखते जाइए। तो चलिए अब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस को डील करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ पहले से कर चुका हूँ इस मॉलिक्यूल को, इसलिए मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ इसलिए। तो चलिए देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। फिजिक्स में फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसे मैं लिख कर रखा हूँ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करने के लिए। तो देखिए इस मॉलिक्यूल को, कुछ मॉलिक्यूल को V1 से मैं डिनोट किया हूँ, कुछ को V2, कुछ को V3। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस लिए। तो यहाँ पर 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए, ठीक है। 3 चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कौन सा 3 चीज़। एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसे हम VRMS से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक है एवरेज वेलोसिटी, एक है एवरेज वेलोसिटी जिसे हम V एवरेज से डिनोट करते हैं, और एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे हम VMP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई इससे इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है। इम्पोर्टेंट भाई सबसे ए वाला है, इसको ही हम ज़्यादा डील करेंगे और इससे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों अब हम इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम देखेंगे। तो बच्चों पहले वाला तो VRMS, इसको हम लिखते हैं √8RT/πm। पाई तो आप सब कुछ जानते ही है, पाई का वैल्यू होता है 3.14
ठीक है। और 22/7, इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.14 आएगा, ठीक है। और आर तो जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है एम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बॉक्स कर देते हैं पहले, ये 1 है। और इसके बाद हम देखेंगे वी एवरेज। बच्चों तो सबसे पहले तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बच्चों मैं कुछ गलत लिख दिया, सॉरी बच्चों, मैं गलत लिख चुका हूँ, ये वाला फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। पहले बात तो है वी एवरेज, जिसका वैल्यू है √8 RT/πm, ठीक है। अब लोग कमेंट में मत बोलना, पूरा वीडियो देखना उसके बाद ही बोलना। अब लोग बोलेंगे भाई आप तो भूलभाल लिख चुके हो, ठीक है। तो वी एवरेज इक्वल्स टू पाई 8 RT/πm, तो ये वाला फॉर्मूला ही होता है वी एवरेज का, जहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14। तो वी आर एम एस, इसका वैल्यू होता है भाई 3 RT/AM है, ठीक है। और वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है 2 RT/AM होता है वैल्यू, ठीक है बच्चों। तीनों का वैल्यू देख लीजिए आप। मैक्स मॉलिक्यूल ऑफ गैस ट्रैवल, VMP जो आता है ना, इसे हम बोलते हैं मैक्स मॉलिक्यूल ऑफ गैस ट्रैवल। बच्चों गलती तो सबसे होता है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होता है। VRMS को मैं 8 RT वी एवरेज के वैल्यू लिख दिया था, फॉर्मूला लिख दिया था, बहुत सारा गलती हो गया बच्चों, मैं क्या करूँ, सॉरी। तो ये है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो चलिए VRMS को हम देखते हैं एक बार। बच्चों ये जो VRMS है ना, VRMS का वैल्यू है 3 RT/AM। इसे हम कितना तरफ से लिख सकते हैं आप देखिए। एक तो हम लिख सकते हैं 3 PV/M, एक तो हम ए लिख सकते हैं 3 PV/M, √A भी था, √A भी है, ठीक है। एक लिख सकते हैं हम 3P/DM। बच्चों आप बोलेंगे ये कैसे हुआ भैया, तो मैं बोल देता हूँ आपको। ये हुआ बच्चों, ये जो D है ये है M/V, आप जानते हैं मैं किया था आइडियल गैस इक्वेशन का लेक्चर में, ठीक है। इसका मतलब है डेंसिटी इक्वल्स टू जो वेट था, वेट जिसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं अभी, और वॉल्यूम है, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं VRMS को, एक है 2 काइनेटिक एनर्जी बाई एम। 2 काइनेटिक एनर्जी बाई एम क्यों है बच्चों, आप जानते ही है, बिकॉज 3/2 PV 3/2 RT, यही तो काइनेटिक एनर्जी था ना बच्चों। तो आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही वैल्यू आता है। VRMS का कितना वैल्यू देखिए, एक तो ए है, एक ए है, एक ए है और एक ए है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ठीक से। तो हम VRMS का जो रेशियो होता है, V माने हर वेलोसिटी का, हर वेलोसिटी क्यों बोल रहे हो, हर वॉल्यूम का, VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबका हम रेशियो देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम रेशियो को देखते हैं। रेशियो में क्या लिखा जाएगा, VRMS का वैल्यू कितना है 3 RT/M, इसका रूट, इस टू V एवरेज का कितना है 8 RT/πM, इसका रूट, इस टू VMP का कितना है 2 RT/M, इसका रूट, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए मैं क्या बोला जा रहा है, हम कॉमन लेंगे तो √3 आएगा, इस टू
8/पाई आएगा, जिसका वैल्यू हम लिख देंगे 3/4। मैं बोला था ना पाई का वैल्यू इतना आता है, और √2 आएगा। तो आप देख लेंगे, ठीक है, यही तो इसका रेशियो है। तो वैल्यू इसका देख के हम ऑर्डर लिखते हैं वेलोसिटी का। ऑर्डर क्या होगा वेलोसिटी का? ऑर्डर होगा बच्चों VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन BMP। देख लेंगे कैलकुलेट करके, यही वैल्यू आएगा बच्चों। मैं ऑर्डर बोल दिया, अब यही लिखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, तो चलिए हम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वाला क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बाई व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड? CBSE IPMT 2011 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं हम। तो क्वेश्चन को डील करने के पहले हम देखेंगे टेम्परेचर को डबल बोला दिया है। टेम्परेचर इक्वल्स टू डबल, डबल है, ठीक है। टेम्परेचर इक्वल्स टू डबल है। तो बच्चों अब यहाँ पर V एवरेज क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, यही वाला बात है ना। तो हम V एवरेज का फॉर्मूला क्या जानते हैं? V एवरेज का फॉर्मूला है 8RT/πm, ठीक है बच्चों, 8RT/πm। तो इधर हम देखेंगे √8R/πm इंटू 2T। टेम्परेचर डबल है ना, इसलिए तो 2T लिखा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो अब V एवरेज जो न्यू है वो उसे हम क्या बोलेंगे? V एवरेज जो न्यू है ना, V एवरेज जो न्यू है उसे हम लिखेंगे 8RT/πm √8RT/πm इंटू √2, ठीक है बच्चों। तो यही होगा √2 V एवरेज। तो बच्चों V एवरेज जो न्यू है, तो बच्चों V एवरेज जो न्यू है वो V एवरेज ओल्ड इंटू 2 है, ओल्ड इंटू √2 है, ठीक है बच्चों। तो इससे पता चल रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज 2.8144 कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया √2 निकल के आ रहा है, V एवरेज न्यू इक्वल्स टू V एवरेज इंटू √2 निकल के आ रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं 2 आंसर है? तो बच्चों पहले बात तो यहाँ पर डबल बोल चुका था, व्हेन द टेम्परेचर इज डबल। तो √2 का डबल कितना आता है? √2 का डबल मतलब स्क्वायर जब करेंगे तब ये तो 2 ही आएगा ना, तो इसलिए 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप धीरे धीरे समझते जाइए, आहिस्ते आहिस्ते, कोई भी प्रॉब्लम वाला बात नहीं, ऐसा ही नीट में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो स्टूडेंट इस वाला क्वेश्चन का देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज। तो इस क्वेश्चन CBSE IPMT 1994 में आया था। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन को करके पहले देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन को मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए VRMS का वैल्यू, VRMS क्या हम जानते हैं, VRMS के कितना होता है? √3RT/m। तो VRMS 300 केल्विन के लिए हम क्या जानते हैं? 27 सेंटीग्रेड, 27 सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे पहले तो √3RT/m, उसके बाद लिखेंगे हम 3R 300 केल्विन बाई m। ऐसे ही हम 927 डिग्री सेंटीग्रेड, 927 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 1200 केल्विन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले, 1200 केल्विन के लिए VRMS 3RT/m, तो इधर आएगा 3R 1200 केल्विन बाई m, ठीक है। तो हम जब इसको बाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे, तब कितना आएगा? VRMS 300 केल्विन बाय VRMS 1200 केल्विन, ऐसा जब आ जाएगा तब रेशियो कितना आएगा? पहले तो 300 आएगा और यहाँ पर आएगा 1200,
तो इसको हम जब काट देंगे 0 0 तो कट जाएगा और 3 काट कर यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और इसको जब रूट मीन कर देंगे तब 1/2 आएगा। तो 2 को उधर भेज देंगे तो VRMS 1200 के इक्वल्स टू 2 इंटू VRMS 300 के है। तो इससे ही बच्चों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, ठीक है, यही निकाला। तो क्वेश्चन क्या है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका डबल होता है। तो ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है, सेम बिफोर हैवेल, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डबल होता है। तो देखिए कितना इजी होता है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन होता है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अच्छा चलिए इस वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एस। CBSE IPMT 1993 पे ये वाला क्वेश्चन आया था। तो 4 ऑप्शन दिया है, चलिए करते हैं पहले। तो पहले इंटरनल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए एक चीज़, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों क्या है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही है कॉन्सेप्ट। तो बच्चों गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो 0 होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी गैस के लिए नहीं होता, गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, जस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। गैस के लिए जस्ट काइनेटिक एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता। तो गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी हम पूछेंगे, तो गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी तो गैस के लिए नहीं होता, गैस का मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, जस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। इसलिए इंटरनल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब जो वाला बात है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, यहाँ पर बोला इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT हम लिख चुके हैं। तो 3/2 PV, ये भी हम जानते हैं कैसे आया। तो चलिए P को हम सिंप्लीफाई करते हैं, P को इधर रख के सबको उधर लेकर जाते हैं। P इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी इंटू V, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, इसे हम एनर्जी जो भी है लिख सकते हैं। अब बोलेंगे भैया V किधर गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किधर गया। तो बच्चों इधर लिखा क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बताए। तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब तो V इक्वल्स टू 1 है ना, पर यूनिट मतलब तो V इक्वल्स टू 1, तो इसलिए V का वैल्यू 1 होकर वैनिश हो गया, ठीक है, इंटू इससे इंटू हो गया। तो P इक्वल्स टू 2/3 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इस किससे मिलता है, P इक्वल्स टू 2/3 एनर्जी। तो देखिए बच्चों यही है आंसर। तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो आप जस्ट सॉल्व करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो स्टूडेंट ए वाला क्वेश्चन को देखिए, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट STP फॉर द गैसेस H2 N2 O2 एंड HBr आर इन द ऑर्डर। CBSE IPMT 1991 में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। तो VRMS, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS आप जानते ही है। तो VRMS का जो फॉर्मूला होता है उसे हम पहले लिखते हैं 3RT/m। तो यहाँ पर पहले बोला है, क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका, ठीक है, मास का बोला है। तो यहाँ पर R कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो VRMS इक्वल्स टू √1/m, यही तो प्रोपोर्शनल टू है ना, m जितना ज़्यादा होगा VRMS उसका उतना कम होगा। तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, तो हम देखते हैं, चलिए H2 का कितना होता है मास, मॉलिक्यूलर वेट,
एच का कितना होता है, एच टू का 2 होता है। O2 का कितना होता है, O2 का 32 होता है, 16 होता है जानते ना एटॉमिक वेट। तो 16 इंटू 32, O2 दो मॉलिक्यूल O2 है। तो N2 कितना होता है, N2 होता है 14 होता है, आप जानते हैं N का, तो 28 होता है। और एच बी आर का कितना होता है, एच का 1 होता है प्लस बी आर का 58 होता है, तो टोटल कितना होता है 59। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एच बी आर का है, उसके बाद O2 का है, उसके बाद N2 का है, उसके बाद H2 का। तो जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे उसका VRMS सबसे बड़ा होगा ऑर्डर में। तो H2 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कौन आएगा, N2। N2 का वैल्यू उसके बाद है तो N2 आएगा, उसके बाद O2 आएगा, उसके बाद HBr आएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन मिल रहा है देखिए, H2 बड़ा है सेकेंड वाला में, उसके बाद N2, उसके बाद O2, उसके बाद HBr। हाँ बच्चों, सेकेंड वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप जस्ट समझते जाइए, ठीक है, एकदम इजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस वाला क्वेश्चन को देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, CBSE AIPMT 1990 में आया था। तो चलिए देखते हैं। पहले बात, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब RMS, VRMS। तो VRMS मतलब आप जानते क्या है, 3RT/m। तो R और T तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में m का रिलेट दिया हुआ है, मतलब R और T कांस्टेंट है। तो VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√/1/m। तो 1√/1/m मतलब VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/m²। तो m को ऊपर तुल देंगे, m को ऊपर लेकर जाएंगे तो VRMS कितना आ जाएगा, VRMS आपको समझने के लिए मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा स्टेप में स्मॉल स्मॉल स्टेप में कर रहा हूँ, आपका समझ आने के लिए। तो m⁻⁻½ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन किससे मिल रहा है देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन से ही मिल रहा है, सेकंड सॉरी सी वाला ऑप्शन से मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो बहुत क्वेश्चन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कर लिया। चलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जेट फैक्टर को लेकर डील करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब जेट फैक्टर को। तो रियल गैस में जेट फैक्टर का जो मुख्य भूमिका है वो हम देखेंगे। तो पहले बात तो हम कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ऑल गैस, फर्स्ट पॉइंट, ऑल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ रियल गैस, ये पहला पॉइंट है। उसका बाद का जो पॉइंट है वो है रियल गैस बिहेव्स, रियल गैस बिहेव्स like an ideal gas, a particular condition। ठीक है बच्चों, जिसमें हाई टेम्परेचर रहना होगा एंड लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, ऑल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ रियल गैस एंड रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, अ पर्टिकुलर कंडीशन, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हुआ है। PV इक्वल्स टू nRT, यही तो आइडियल गैस है, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो PV और nRT को पूरा इधर ले आएंगे तो इधर 1 रहेगा। तो बच्चों ये जो PV nRT ये जो टोटल वाला चीज़ है ना, इसे हम जेट फैक्टर बोलते हैं,
जिस जेट को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। फैक्टर बच्चों, आज भी मैं एक हाथ से ही वीडियो कर रहा हूँ, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, तो अब देख लीजिए। पी वी बाई एन आर टी, इसे हम जेड बोलते हैं, तो जेड इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यही हमें मेज़र करता है, क्या मेज़र करता है? मेज़र डेविएशन, मेजर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, मेजर डेविएशन ऑफ आइडियल, मेजर डेविएशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है बच्चों। तो यही तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है जेट, ये जो डेविएशन वाला क्वेश्चन आता है हमारा, उस डेविएशन को मेज़र करने के लिए जेट का हमें बहुत प्रयोजन है, ठीक है। जेट हमें बहुत हेल्प करेगा डेविएशन को निकालने के लिए। तो चलिए जेट का कुछ कंडीशन देखते हैं हम। एक तो है जेट जब 1 रहेगा, ठीक है, जेट का वैल्यू जब 1 रहेगा तब वो आइडियल गैस होगा, और जेट का वैल्यू 1 नहीं होगा तो वो रियल गैस होगा। तो जेट का वैल्यू, जेट नॉट इक्वल्स टू 1, एक तो ऐसा हो सकता है जेट ग्रेटर देन 1, और दूसरा ऐसा हो सकता है जेट लेस देन 1। दोनों के लिए ही ये रियल गैस नेचर करेगा, ठीक है, दोनों के लिए ये रियल गैस नेचर करेगा। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं आपको। एग्जाम्पल ऐसा है, गैस ए, पकड़ लीजिए, गैस ए, गैस ए का जेड है 1.3 एंड गैस बी का जेड है 1.7, ठीक है। तो मोर डेविएशन किसका कितना होगा? मोर डेविएशन का ऑर्डर बोलिए। मोर डेविएशन का ऑर्डर है बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। मोर डेविएशन जिसका बड़ा होगा, जेट फैक्टर जिसका बड़ा होगा उसका ही तो मोर डेविएशन होगा ना। तो 1.7 है, तो कम रहता तो कम होता, समझ पा रहे हैं ना। और जेट इक्वल्स टू 1 रहता तो रियल गैस नहीं होता, वो आइडियल गैस होता, ठीक है। तो चलिए, और जेट का वैल्यू, जेट नॉट इक्वल्स टू आइडियल जब रियल गैस में करेगा तब वो -2 +3 कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो चलिए डेविएशन के हम कुछ रिलेशन देखते हैं। एक है डेविएशन प्रोपोर्शनल टू, डेविएशन प्रोपोर्शनल टू इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं एट्रैक्शन फोर्स, जिसे हम कहते हैं एट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं। आप बोलेंगे बच्चों एट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? एट्रैक्शन फोर्स में आपको जब पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड में मैं एट्रैक्शन फोर्स दिखाऊंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। पकड़ लीजिए, एक मॉलिक्यूल है और उसका 2 साइड है, ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस है, ए वाला प्लस है, ए वाला माइनस है, ए माइनस पट है प्लस पट, तो इसका अंदर जो फोर्स कच करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही होता है एट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड में अच्छे से इसको समझाऊंगा। अब जो मुझे लगता है वो देख लीजिए। पहले बात तो इसमें एक बात है, पहले बात है ए प्लस ए माइनस और ए बी प्लस ए बी माइनस,
तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पहले देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, डेविएशन के लिए ए ग्रेटर देन, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उसके बाद लंदन फोर्स, ठीक है, उसके बाद है लंदन फोर्स, ठीक है। तो बच्चों यही मेन बात है। तो डेविएशन में यही ऑर्डर है पहले, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल एंड लंदन फोर्स, ठीक है। तो यही वाला मेन बात होता है। और लंदन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। बहुत जेट फैक्टर देख लिया हम सारे के सारे, तो चलिए क्वेश्चन डील करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन को डील करते हैं, यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले बात है, हम एक चीज़ को देखते हैं, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, नीट 2013 में क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत नज़दीक में क्वेश्चन आया था, तो ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आता है। तो चलिए हम डील करते हैं इसको। पहले बात तो हम देखेंगे जो डेविएशन वाला क्वेश्चन है उसमें पोलर गैस हर टाइम ग्रेटर देन रहते हैं नॉन पोलर गैस से, ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या है, डेविएशन प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, मैं अभी अभी बोला था इंट्रैक्शन, तो वहाँ पर ही मैं अट्रैक्शन फोर्स को आपको बोला था, डेविएशन प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। तो पहले बात तो ये जो H2 N2 जैसा मतलब टू सेम मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है वो कभी भी पोलर नहीं हो सकता, वो हर टाइम नॉन पोलर होगा, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, तो ये नॉन पोलर है, तो जो पोलर होगा उसका डेविएशन इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए CH4 को, तो CH4 को हम कैसे करते हैं, देखिए CH तो पहले बात यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट वाला एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो केमिकल बॉन्डिंग में है। मैं अभी भी तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया नहीं हूँ, तो केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊँगा डाइपोल मूवमेंट अच्छे से बोल दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जितना बोल रहा हूँ उतना समझिए। डाइपोल मूवमेंट मतलब म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। और म्यू इक्वल्स टू जीरो को कहते हैं डाइपोल मूवमेंट नहीं है। जब म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है तब बोलता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट रहेगा तो म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, और डाइपोल मूवमेंट नहीं रहेगा तो म्यू इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो डाइपोल मूवमेंट जब नहीं रहेगा मतलब म्यू इक्वल्स टू जब जीरो, CH4 के लिए म्यू इक्वल्स टू जीरो होता है। क्यों होता है वो मैं आपको डाइपोल मूवमेंट में ही समझाऊंगा। आप आपके लिए आप जस्ट म्यू इक्वल्स टू जीरो ये जानकर रखिए। CH4 का म्यू जीरो है, यही आप जानकर रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर भी बोल देता हूँ आपको। पहले बात है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उससे नेगेटिविटी कम, इस हाइड्रोजन और कार्बन में नेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, कार्बन का नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस हाइड्रोजन से भी लेगा, इस हाइड्रोजन से भी लेगा, इस हाइड्रोजन से भी लेगा। तो इधर एक चीज़ आ रहा है, इधर एक चीज़ जा रहा है, ठीक है, दोनों मिलाकर कैंसिल हो रहा है। सीधा भाषा में दोनों मिलाकर कैंसिल होता है। तो इसलिए म्यू इक्वल्स टू जीरो, डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं रहता है। म्यू इक्वल्स टू जीरो होता है, डाइपोल मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है बच्चों। तो डाइपोल मूवमेंट नॉट प्रेजेंट, तो डाइपोल मूवमेंट नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूलर नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब देखते हैं NH3 को। NH3 कैसा होता है बच्चों, NH, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर कैसे रहता है, नहीं रहता है, मैं सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही धीरे से आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए N ज़्यादा नेगेटिविटी है,
तो हाइड्रोजन से खींचेगा, ठीक है। तो और जो लोन पेयर है, लोन पेयर अपनी तरफ ही खींचेगा, इनका जितना भी है वो अपना तरफ सब खींचेगा, सब अपना तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट इज प्रेजेंट, डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट रहता है मतलब मॉलिक्यूल पोलर है। डाइपोल मूवमेंट नॉट प्रेजेंट तो नॉन पोलर होगा, डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट है तो पोलर होगा। तो मैं क्या बोला था, कॉन्सेप्ट को देखिए, पोलर गैस जो होता है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होता है डेविएशन में। तो इधर बोला है मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड, तो मैक्सिमम पूछा है, इसलिए मैक्सिमम कौन होगा, NH3 होगा, बिकॉज इसका पोलर है, बाकी सारे का नॉन पोलर है। तो बच्चों पहले बात तो आपको मैं जितना चाहिए डाइपोल मूवमेंट समझा दिया, और डाइपोल मूवमेंट आपको समझ में नहीं आए तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं जितना बोला ना, H से एक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, और कार्बन इधर से भी H से खींच रहा है, सारे से खींच रहा है, तो दोनों ऊपर नीच होकर कैंसिल आउट होता है। सीधा भाषा में मैं ये बोल रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा के पूरा समझा दूंगा, अब समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए म्यू इक्वल्स टू जीरो होता है, डाइपोल मूवमेंट नॉट प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। और NH3 में इधर से H को खींच रहा है, और लोन पेयर जो होता है वो भी अपने तरफ N का और H का जो भी है सारे के सारे खींच लेते हैं, इसलिए NH3 का म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो रहता है। इसलिए डाइपोल मूवमेंट म्यू का NH3 का प्रेजेंट रहता है, तो जिसका डाइपोल मूवमेंट है उसको पोलर बोलते हैं, और जिसका डाइपोल मूवमेंट नहीं है उसको नॉन पोलर कहते हैं, ठीक है। और सेम मॉलिक्यूल से, सेम एटम से मॉलिक्यूल जब तैयार होता है वो सब नॉन पोलर ही होता है। तो और हम जानते क्या है, डेविएशन प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, और पोलर गैस बड़ा होता है नॉन पोलर से, तो पोलर गैस एक ही है और बाकी 3 के 3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो पोलर होगा वही तो मैक्सिमम डेविएशन क्रिएट करेगा, तो इसलिए NH3 आंसर है, ठीक है बच्चों। 2013 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में भूल करता है, इसलिए गलती कर बैठता है, तो इसलिए ही प्रॉब्लम होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मैं सारे के सारे पढ़ा दिया। और लास्ट वाला जो बाकी है, लास्ट वाला कौन सा टॉपिक बाकी है, टॉपिक बाकी है मतलब वेंडरवाल इक्वेशन वगैरह, और कुछ थोड़ा दो एक टॉपिक बाकी है, तो वो मैं लास्ट पार्ट 5 में ही सारे के सारे कर दूंगा, कोई भी चिंता वाला बात नहीं। तो मैं एक ही बात बताऊंगा, मैं वीडियो इतना करता हूँ तो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट जो भी वगैरह होता है वो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जो आपको गलती लगे, समझ में नहीं आते, तो जो भी परेशान हुए हो आप, तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो। अच्छा नहीं लगे वो भी कमेंट कर बोल सकते हो, कोई भी बात नहीं। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, समझ पा रहे हैं ना। तो जो भी है, तो यही है क्वेश्चन लास्ट। तो चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, मैं बोला था आपको, मैं बिज़ी था थोड़ा, इसलिए वीडियो नहीं आता था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहले बात तो है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप रिवाइज़ करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ही नीट में क्वेश्चन आता है, आप इसको करेंगे तो नीट वाला जो प्रॉब्लम है आपका केमिस्ट्री में वो सब सॉल्व हो जाएगा। चैनल का ही तो नाम है केमिस्ट्री मेड ईजी करना ही तो मेरा काम है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।